राणा सांगा और बाबर को लेकर इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद मुझे दिखाई पड़ता है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आकर हमला करने का निमंत्रण दिया था या नहीं दिया था, कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और हराने के बाद लूटपाट करके वापस चला जाएगा, जैसे कि तैमूर ने किया था। जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई तब राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया। देखिए, आजकल बहुत संवेदनशील मामला है, हर चीज पे लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं, तो हमें अगर हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के बाद हंगामा सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। इसके बाद वो बवाल जो शुरू हुआ वो अभी तक बरकरार है और बढ़ता ही जा रहा है। राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, जो किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि ये रामजीलाल सुमन के बयान नहीं है, उनके विचार नहीं है, विपक्ष के यही विचार हैं, वो अपना स्टैंड साफ करें। बता दें, इन्होंने जब बयान दिया था तो करनी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर घुसकर हमला किया। समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, वो भी सड़कों पर उतर आई है और दलित को एक मुद्दा बना रही है। सवाल यह है कि राणा सांगा का जो विवाद है वो इतिहास को एक्सप्लेन करने का विवाद है या कोई सियासी चाल है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं आशुतोष जी, अब वो बताएंगे कि क्या पूरा मामला है, उसको सही से उसकी परतें उधेड़ेंगे। आशुतोष सर, जो रामजीलाल सुमन ने कहा वो खबर आपने सुना, विवाद में, पर क्या कहेंगे उस पर? देखिए अंकुर, इसके दो पहलू है। पहला पहलू तो यह कि रामजीलाल सुमन ने जो बात कही है वो बात सच है या सच नहीं है, इतिहासकार उसके बारे में क्या नजर रखते हैं, एक तो उसका पहलू ये है। दूसरा पहलू ये कि अगर रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा के बारे में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई बात कही है तो क्या उसका जवाब हिंसा से देना चाहिए, क्या उनके घर में घुस के तोड़फोड़ करनी चाहिए, क्या वहां पे आगजनी करनी चाहिए, क्या वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करनी चाहिए, ये तीन पहलू हैं। तो सबसे पहले मैं पहले शब्द का पहली चीज के बारे में बात करता हूं। देखिए, राणा सांगा की एक बहुत अच्छी इमेज हमारे इतिहास में और हमारे समाज के अंदर है, खासतौर पर राजपूताना में और खासतौर पर राजस्थान के अंदर। लेकिन राणा सांगा और बाबर को लेकर इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद मुझे दिखाई पड़ता है। मेरे पास जैसे इस वक्त दो किताबें हैं। एक किताब वो है जो विनायक दामोदर सावरकर ने किताब लिखी थी, इसको कहते हैं 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और दूसरी किताब जो मेरे पास है वो हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया है, जिसको सतीश चंद्रा ने लिखा है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सतीश चंद्रा को लेकर, यानी विवाद किस बात पर है, विवाद इस बात को लेकर यह है कि क्या राणा सांगा ने 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर को, जो उस वक्त अफगानिस्तान का बादशाह था, क्या उसको भारत आने का निमंत्रण दिया था ताकि वो आए और उस वक्त दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराए या अपदस्थ करे। ये असली सवाल सिर्फ एक छोटा सा है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आकर हमला करने का निमंत्रण दिया था या नहीं दिया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर इतिहासकार हैं, उनकी किताबें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं और मिडिवल हिस्ट्री के बड़े जानकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में पेज नंबर 205 पर इस बात को लिखा है, अगर आप ग्राफिक्स दिखा सके तो बड़ा अच्छा रहेगा, कि दिलावर उस वक्त जो थे दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, सुल्तान थे। पंजाब को जो गवर्नर था वो इब्राहिम लोदी का आदमी था जिसका नाम था दौलत खान लोदी, उसका बेटा था दिलावर खान। राणा सांगा राजपूत राजा थे, बाबर अफगानिस्तान का बादशाह था। तो राणा सांगा को, ऐसा लोग कहते हैं, और दौलत खान को लगता था कि इब्राहिम लोदी को अगर हम अपदस्थ कर लें तो हमारी सत्ता बढ़ जाएगी। हालांकि जो दौलत खान था वो दिलावर खान का ही गवर्नर था, लेकिन फिर भी वो उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी। तो इस संदर्भ में
सतीश चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर को निमंत्रण देने भेजा कि वो आए और इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करे। ये ग्राफिक्स कर आप दिखा सके। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर को निमंत्रण देने भेजा कि वो आए और इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करें। यह संभव है कि इसी समय राणा सांगा का दूत भी बाबर को भारत आने का निमंत्रण देने पहुंचा हो। ये पेज नंबर 205 पे है। अब इसके बाद पेज नंबर 207 पे सतीश चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं, हमें मालूम नहीं कि सांगा ने क्या वायदा किया था। हो सकता है कि उन्हें उम्मीद हो कि जंग लंबी खिंचेगी और वह अपनी जमीन पर कब्जा करने में कामयाब होंगे, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि तैमूर की तरह बाबर इब्राहिम लोदी को हरा दिल्ली जीतकर वापस चला जाएगा। अंतिम उपाय के ये, और इसके साथ साथ वो बाबर को भी कोट करते हैं। सतीश चंद्र अपनी किताब में बाबर को भी कोट करते हैं कि बाबर ने राणा सांगा पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि सांगा ने उसे भारत बुलाया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग में साथ देने का वायदा किया था, लेकिन दिल्ली और आगरा को जीतने में उन्होंने कोई मदद नहीं की। हमें मालूम नहीं कि सांगा ने क्या वायदा किया था। हो सकता है कि उन्हें उम्मीद हो कि जंग लंबी खिंचेगी और वह यानी सांगा अपनी जमीन पर कब्जा करने में कामयाब होंगे, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि तैमूर की तरह बाबर इब्राहिम लोदी को हरा दिल्ली जीतकर वापस चला जाएगा। अब ये जो पूरा प्रकरण है, यानी उनके कहने का मतलब ये कि बाबर ने भी इस बारे में लिखा है कि राणा सांगा ने उन्हें बुलाया था और कुछ ऐसा प्रॉमिस दोनों के बीच में हुआ था जिसकी जानकारी सतीश चंद्र को नहीं है। तो जो सतीश चंद्र के हिसाब से अगर हम माने तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उनके गवर्नर दौलत खान ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। सतीश चंद्र का यह भी दावा है कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण भेजा था। उनका यह भी कहना है कि बाबर ने इस बात को कबूल भी किया कि सांगा ने उन्हें निमंत्रण भेजा था, लेकिन शायद ये सोचकर राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा हो कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और हराने के बाद लूटपाट करके वापस चला जाएगा, जैसे कि तैमूर ने किया था। ये सतीश चंद्र का वर्जन है। सतीश चंद्र अपनी इतिहास की किताब में लिखते हैं, यानी राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए न्योता दिया था। अब यह अलग बात है कि जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई तब राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया, लेकिन इस बारे में उनका स्पष्ट कहना है। लेकिन इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब लड़ाई हुई तो उसमें राणा सांगा ने हिस्सा नहीं लिया। अब अगर हम सावरकर को कोट करें, जो सावरकर जो हिंदुत्व के बड़े पुरोधा माने जाते हैं, पूरी हिंदुत्व की जो परिभाषा उनके यहाँ से निकलती है, तो सावरकर भी इस बारे में कहते हैं कि सावरकर का यह कहना है कि दौलत खान ने, मतलब जो बात सतीश चंद्र कह रहे हैं कि दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। वो कहते हैं अंतिम उपाय के तौर पर सूबेदार दौलत खान लोदी ने दूसरे मुस्लिम सेना नायकों के साथ बाबर को निमंत्रण भेजा ताकि राणा सांगा को हरा सके। बाबर ऐसे ही अवसर की तलाश में था तो बाबर 1526 में दौलत खान लोदी की मदद करने पहुंचा। इसके बाद वो लिखते हैं कि राणा सांगा की मदद से सुल्तान इब्राहिम लोदी ने पानीपत में 1526 में आक्रमणकारी बाबर से लड़ाई लड़ी। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर यह है कि सावरकर ये नहीं मानते हैं, या सावरकर अपनी किताब में ये नहीं लिखते हैं कि दरअसल राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। वो सतीश चंद्र की तरह इस बात की तस्दीक करते हैं कि दौलत खान ने बाबर को बुलाया था, क्योंकि दौलत खान इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करना चाहता था। लेकिन सावरकर यह लिखते हैं कि दरअसल दौलत खान ने बाबर को इसलिए बुलाया था कि वो राणा सांगा को हरा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन पानीपत की लड़ाई तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो सावरकर का जो वर्जन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। यानी सावरकर, मैं अंग्रेजी का भी पढ़ देता हूं कि as the last resort they invaded Babar, the then powerful ruler of Afghanistan,
टू हेल्प देम पुट डाउन राणा सांगा। अब ये जो सतीश चंद्रा तो साफ कहते हैं कि भाई दौलत खान ने भी बुलाया था और राणा सांगा ने भी निमंत्रण भेजा था, और दरअसल दोनों ही चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को बाबर आके हराएं। लेकिन सावरकर इस बात का जिक्र नहीं करते कि राणा सांगा ने दरअसल बाबर को बुलाया था। उनका कहना था दौलत खान ने बाबर को बुलाया था, और दौलत खान ने बाबर को बुलाया था राणा सांगा को हराने के लिए। अगर ऐसा था तो फिर इब्राहिम लोदी बाबर की लड़ाई क्यों हुई? अब ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है कि राणा सांगा ने दरअसल बाबर को बुलाया था, नहीं बुलाया था। एक पक्ष कहता था बुलाया है, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं बुलाया था, जो सावरकर के हिसाब। अब इसका दूसरा पक्ष है कि क्या राणा सांगा ने अगर बाबर को बुलाया तो क्या आप राणा सांगा को गद्दार कहेंगे? मान लीजिए राणा सांगा ने बुलाया, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं सतीश चंद्रा। मेरा मानना है कि ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो उस वक्त का जो स्टेट क्राफ्ट था, क्या सोचे, किस लिए बुलाया, वो एक अलग तरीके का प्रश्न खड़ा हो जाता है। किसी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो आज की तारीख में जो मेरा तो ये भी मानना है कि आप एकनाथ शिंदे को भी गद्दार शब्द के इस्तेमाल से नहीं प्रयोग करना चाहिए था, तो राणा सांगा के संदर्भ में भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इसका तीसरा पहलू है। तीसरा पहलू यह है कि अगर मान लीजिए रामजी लाल सुमन ने जो बात कही, क्या उसका प्रतिकार आप उनके घर पर हमला करके करेंगे, वहां गाड़ियों में आग लगाएंगे, बुलडोजर के साथ जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, पत्थर फेंकेंगे? या अगर आपको कोई चीज अरुचिकर लगती है, आपकी भावनाएं आहत होती हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, एफआईआर कर दीजिए। कानूनी कार्रवाई जो हमारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, वो कानूनी कार्रवाई करिए। तो मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि रामजी लाल सुमन को गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और करणी सेना के लोगों को उनके घर पे हमला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों अपनी जगह पे मेरे ख्याल से गलत हैं। लेकिन अगर सवाल इस पर है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या नहीं बुलाया, ये सवाल इतिहासकारों पे छोड़ दीजिए। अब क्यों 1526 की पानीपत की लड़ाई को लेकर आज हम 2025 में दो समुदायों के बीच में नफरत फैले, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर को गद्दार कहने की कोशिश करे, दूसरा उनके पर हमला करे, तो ये बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए, और वो लक्ष्मण रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। तो जो आपने बात कही अभी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपने जो इतिहास तो समझा दिया, लेकिन रामजी लाल सुमन का आपने पक्ष भी रखा। उन्होंने बस गद्दार कह दिया, बस यही अलग बात थी, बाकी सब सही था जो कि आप कह रहे थे। देखिए, जब आप गद्दार कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको थोड़ा सा देखिए, आजकल बहुत संवेदनशील मामला है, हर चीज पे लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं। तो हमें अगर हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, और किसी को इस्लाम और दूसरे धर्म के बारे में भी कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। इतिहास के अपने बहुत सारे नायक हैं। उन नायकों के बारे में भी आज अगर हम ये बोले कि नहीं ये तो गद्दार है और ये देशद्रोही है, तो मतलब ये ठीक बात नहीं है। राणा सांगा का अपना एक बहुत ही बहादुर थे राणा सांगा, और उनके शरीर पे बताते इतने घाव थे जितने कि शायद उन्होंने युद्ध लड़े हों, और बहुत ही जांबाज राजपूत नायक थे वो। तो इतनी सी बात के लिए कि अगर उन्होंने बाबर को बुलाया या नहीं बुलाया, तो इसके आधार पर अगर हम कोई जजमेंट पास करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। उस वक्त ऐसे बहुत सारे फैसले थे जो जब आपस में लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, हिंदू मुसलमान के साथ खड़े होते थे, मुसलमान हिंदू के साथ खड़े होते, जैसे औरंगजेब के साथ मिर्जा राजा जयसिंह खड़े थे, जसवंत सिंह खड़े थे, अकबर के साथ मान सिंह खड़े थे, टोडरमल खड़े थे, बीरबल खड़े थे। तो क्या अब इन सबको हम गलत भाषा का इस्तेमाल करके उनके बारे में टिप्पणी करें? मेरे ख्याल से उचित नहीं है। शिवाजी के साथ उनके जो सेना नायक थे वो भी एक मुस्लिम थे। यहाँ तक कि जो महाराणा प्रताप की सेना में भी कुछ ऐसे सेना नायक थे जो मुस्लिम तबके के थे। तो उन दिनों ऐसा था कि हिंदू मुसलमान आपस में जो है वो एक दूसरे की सेना में हुआ करते थे, उनके सेनापति भी थे, उनके सेना नायक भी होते थे, और आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब ये जो प्रचलन आ गया कि एक काल को हम सिर्फ मुस्लिम काल बता दें, दूसरे काल को हिंदू काल बता दें, और दोनों के बीच में जंग को हम आज की तारीख में उचित ठहराने की कोशिश करें या उसे गलत ठहराने की कोशिश करें, एक दूसरे के आदर्श पुरुषों को, इतिहास पुरुषों को हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, गद्दार बताने लगे, तो मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। मुझे तो इस बात पर भी आपत्ति, जब आप किसी को औरंगिया की औलाद बताते हैं, औरंगजेब की औलाद बताते हैं, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए राणा सांगा को लेकर भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरी इस पे बिल्कुल स्पष्ट राय है। जहां तक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया नहीं बुलाया, तो इतिहासकारों को उसको तय करने दीजिए।
वो ज्यादा सक्षम है, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है, ज्यादा चीजें उन्होंने देखी होंगी, उनकी राय इसमें ज्यादा बेहतर होगी। हम लोग तो सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ के आपके सामने रख दिए, इसलिए मैंने दोनों पक्ष रख दिया। जो सावरकर कहते हैं वो भी पक्ष रख दिया, जो सतीश चंद्रा कहते हैं वो भी पक्ष रख दिया, और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं। आज मैंने सिर्फ 2 ही को रखा क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे दर्शकों के सामने दोनों पक्ष सामने आए। आखिरी सवाल और संक्षिप्त में आप इसका जवाब दें। जो मुद्दा समाजवादी पार्टी बना रही है कि एक दलित सांसद था, दलितों पर अत्याचार के मुद्दे तो वैसे ही बनते रहते हैं, अब दलित सांसद था इसलिए आप उसके घर पे घुस गए, आपकी कार्यकर्ता अंदर घुस गए करनी सेना के, क्या देखिए दलितों के अंदर ये मन में कुछ आएगा कि हम पर अत्याचार अब तो ये लोग कर रहे हैं? देखिए, अब वो तो कुणाल कामरा ने कोई बात कही शिंदे के बारे में, तो वहां भी लोगों ने घर के तोड़फोड़ कर दी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन होगा, लेकिन स्पष्ट है, आप किसी को गद्दार मत कहिए, किसी को देशद्रोही मत कहिए, और अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आप कानून के हिसाब से काम करिए, मुकदमा कर दीजिए, पुलिस में कंप्लेन करिए। पुलिस को जो संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से जो उचित लगेगा वो कार्रवाई करेगी। अगर उनको लगेगा उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए, उसमें वो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते कि आप किसी के घर में जाए, तोड़फोड़ करें, पत्थर चलाएं, बुलडोजर लेके चले जाएं। लेकिन इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि जब उत्तर प्रदेश में रामजी लाल सुमन के घर पे हमला हुआ तो पुलिस अभी तक उन सब लोगों की जांच पड़ताल कर रही है, कौन लोग थे, पहचान कर रहे, या दर्ज कर लिया है। लेकिन जब यही किसी दूसरे समुदाय के बारे में होता है, जब नागपुर में होता है, तो फौरन पहचान भी हो जाती है, उनको जेल भी भेज दिया जाता है, उनको जमानत भी नहीं मिलती है। लेकिन आपने देखा कि मुंबई में कुणाल कामरा पे जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन फौरन जमानत मिल गई। और इसी तरीके से आगरा में हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, बुलडोजर लेके गए, तोड़फोड़ की, लेकिन अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पा रही और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इससे यह भी लगता है कि प्रशासन जो है वो उसकी नजर एक नहीं बल्कि 2 है। वो एक समुदाय को अलग नजर से देखती है, दूसरे समुदाय को अलग नजर से देखती है। तोड़फोड़ तो तीनों जगह हुई, नागपुर में भी तोड़फोड़ हुई, आगरा में भी तोड़फोड़ हुई, और बॉम्बे में भी तोड़फोड़ हुई। तो कानून तो एक ही है, इस कानून को एक जैसा व्यवहार तीनों मामलों में करना चाहिए। जिन्होंने पत्थरबाजियां की, जिन्होंने तोड़फोड़ किए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अदालत तय करे कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, नहीं जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन 2 मामलों में तो आप जमानत फौरन मिल जाती है और केस अभी तक दर्ज नहीं होता। एक मामले में आप लोगों के घर बुलडोजर से चला देते हैं और बुलडोजर से घर को ढहा देते हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल। तो अब कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करेंगे। आशुतोष जी ने इतिहासकारों के हवाले से ही, कई इतिहासकारों के हवाले से तथ्य बताए, उन्होंने समझा दिया कि मामला इतिहासकार क्या क्या उस पर कहते हैं। और रही प्रशासन की बात, जैसे सर ने कहा कि बुलडोजर एक मामले में चला देते हैं और दूसरे मामले में अभी तक जांच तक आगे बढ़ नहीं पाई है सही से। तो ये प्रशासन को देखना है कि प्रशासन एक मामले में क्यों ऐसा करता है, एक मामले में वैसा क्यों करता है। इसलिए ये मुद्दा और बड़ा बनेगा प्रशासन की कार्रवाई पर भी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.